हेलो 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 स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ गए आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नया लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके बच्चों टोटल 4 केसेस हम पढ़ने वाले हैं। 2 हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और 2 केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट केस के लिए। इसमें बच्चों देखो मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहां पर एक बॉडी है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड? यूनिफॉर्मली। ये आप ध्यान रखिएगा, हर जगह पर यूनिट लेंथ पे बराबर बराबर चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो बच्चों लेंथ है, इसकी लेंथ है L और इससे स्मॉल a डिस्टेंस के ऊपर बच्चों यहां पर मेरे पास कोई पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उस पॉइंट पे हमें क्या रखना पड़ता है, उस पॉइंट पे हमें टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। तो इस पॉइंट पे भी हमने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये सारा पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड्स होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ई नेट मिलेगा वो कहां मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ, इस पूरे के लिए तो एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज का कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ, ऐसे इससे अलग अलग जगह पर है। इस यहाँ पर जो चार्ज का हिस्सा होगा उसके लिए अलग डिस्टेंस है, यहाँ पे जो चार्ज का हिस्सा होगा उसके लिए अलग डिस्टेंस है, यहाँ वाले के लिए अलग डिस्टेंस होगी। तो फिर अब हम क्या करें, तो हम यूज करेंगे सिंपल सा मेथड। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा बच्चों एलिमेंट काट लेंगे, चार्ज एलिमेंट। इस चार्ज एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, इस चार्ज एलिमेंट के ऊपर dq चार्ज है और इस चार्ज एलिमेंट की जो लेंथ है बच्चों वो dx है। ठीक, इससे यहां तक की जो दूरी है बच्चों, कहां तक की, चार्ज तक की, वो हमने क्या कंसीडर कर ली कि x है। मतलब टेस्ट चार्ज से x डिस्टेंस के ऊपर हमने एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट यहां पे बच्चों काट लिया। जिस चार्ज एलिमेंट पे जो चार्ज है वो कितना है, dq, और इसका जो लेंथ है बच्चों, चार्ज एलिमेंट का जो लेंथ है वो आपका कितना है, चार्ज एलिमेंट का जो लेंथ है वो dx है। अब मुझे एक बात बताओ, इस dq की वजह से यहां पे एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड्स, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, d होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी। होगी कि नहीं होगी? तो मुझे एक बात बताओ, वी नो दैट ये जो हमारा d होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, kq/r²। तो यहां से जो हमें d छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का एलिमेंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, de = k dq अपॉन x² मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि kq/r² होता है, चार्ज हमारा छोटा सा dq और यहां से डिस्टेंस कितनी है, x। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एलिमेंट हो गया छोटा सा बच्चों वो क्या हो गया, k dq अपॉन x²। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, अब एक स्टार स्टेप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हम यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों क्या यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, मैं लिख भी देता हूं, बिकॉज चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि जो चार्ज है बच्चों वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हैं। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज नहीं कर सकते थे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आ जाओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, लैम्डा से। और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू बच्चों होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब दिक्कत यह है कि ये तो हमारे काम का है नहीं, क्योंकि हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है। तो कोई बात नहीं, छोटे से एलिमेंट की टर्म्स में लिख लेते हैं, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ तो सेम ही होगा, छोटे से के ले लो कि पूरे के ले लो। तो q की जगह छोटा सा हम क्या ले लेते हैं, dq, और हमारे पास जो छोटा सा लेंथ हमने लिया है वो कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां से अगर हम देखें तो dq को हम क्या लिख सकते हैं, dq = हम लिख सकते हैं बच्चों लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। तो ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि de = k, dq की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, लैम्डा dx अपॉन x²। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे बच्चों, डीई का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0 से ई तक इज इक्वल टू, यहां पे के कांस्टेंट बाहर, लैम्डा बाहर, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिमिट किसकी लगेगी। तो यहां से देखो, यहां से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, यहां से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे आपको स्मॉल एलिमेंट dq काट सकते हो, वो ये डिस्टेंस है कि नहीं। इस डिस्टेंस पे आप सबसे छोटा एलिमेंट dq काट सकते हो और उस एलिमेंट की डिस्टेंस क्या होगी, a। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से जो सबसे आखिरी एलिमेंट है बच्चों, सबसे आखिरी एलिमेंट है जहां पे आप dq काट सकते हो, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक तो a है, यहां से यहां तक l है, तो फिर वहां पे जो आखिरी डिस्टेंस होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, a प्लस l। समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो हमारी जो लिमिट लगेगी बच्चों वो कहां से कहां तक लगेगी, a से लेकर के l प्लस a तक की हम लिमिट लगा देंगे। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। चलो अब आगे कुछ नहीं करना, आगे बिल्कुल हमें सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है और सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हुए हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहां से थोड़ा मिटा देता हूं ताकि हम आगे के स्टेप्स देख सकें। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है, d का इंटीग्रेशन 0 से e तक करोगे तो e हो जाएगा 0 से e इज इक्वल्स टू, वहां से k आपका बाहर है, लैम्डा आपका बाहर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आप उसको कैसे लिखोगे मैं लिख के बता देता हूं आपको पूरा, हालांकि आपको ये डायरेक्ट करना आना चाहिए पर आपको मैं करके बता देता हूं। उसको आप लिख सकते हो x की पावर -2 dx, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे, अब x की पावर -2 dx मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हम यहाँ यूज कर सकते हैं x पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। आप इसको लगाओगे x की पावर n+1 अपॉन n+1 तो आपको क्या मिलेगा, ये बच्चों इसको सॉल्व करने को के बाद आपको मिल जाएगा बच्चों -1 अपॉन x। करके एक बार आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों की हेल्प के लिए लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू बच्चों होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के हमें क्या मिला, हमें मिला -1 अपॉन x। लिमिट क्या है, a से लेकर के l प्लस a। आगे d का इंटीग्रेशन आपने कर दिया था, e आ गया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e -0 इज इक्वल्स टू k लैम्डा। इस माइनस को बच्चों मैं बाहर ले लेता हूं। अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले क्या पुट करोगे, 1 अपॉन l प्लस ए -1 अपॉन a। कोई दिक्कत नहीं है, e -0 आपका बच्चों क्या हो गया, e हो गया इज इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, k टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 अपॉन a, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, माइनस जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, 1 अपॉन l प्लस a। ये आपका बच्चों फाइनल फॉर्मूला हो गया किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर कूलम। तो ये सबसे पहले बच्चों आपका फर्स्ट केस था जिसमें हमने एक रॉड मान सकते हो या कोई भी ऐसी चीज जिसपे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके सामने अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों इसके बाद अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस में बच्चों यही सेम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, बस उसको क्या किया, एक सेमी सर्कल की फॉर्म में हम बेंड कर देंगे और फिर उस सेमी सर्कल के बच्चों सेंटर पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, सेंटर पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, जरा ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, जो हमारे पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था, ये हम केस 2 पढ़ रहे हैं बच्चों, जो हमारे पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था उस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्या किया, इस तरीके से एक सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया और यहां से इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल R है, ठीक है। इस पे चार्ज आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और अभी भी चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आप क्या करो, यहां से एक थीटा एंगल के ऊपर, किस एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर बच्चों, थीटा एंगल के ऊपर आप एक छोटा सा एलिमेंट काटो,
है ना। यहाँ पे आप एक छोटा सा एलिमेंट काटो और इस छोटा सा एलिमेंट के ऊपर आपका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq होगा, और ये जो छोटा सा लेंथ होगा वो आपका कितना होगा, हमने पिछली बार भी किया था, जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना। यहां से जो एंगल बन रहा है बच्चों, इसका एलिमेंट का जो एंगल बन रहा है वो एलिमेंट का एंगल बना डी थीटा, ठीक है। थीटा एंगल पे हमने एलिमेंट काटा और एलिमेंट का जो एंगल बना वो कितना बना, डी थीटा। छोटा सा एंगल बना हमारा डी थीटा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इस डी क्यू की वजह से देखो, सेंटर पे निकालना है तो इस पॉइंट पे क्या रखोगे, इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखोगे। ब्लू मार्कर कहां गया, सेंटर पे निकालना है तो यहां पर आप क्या रखोगे, टेस्ट चार्ज रखोगे। जब आप यहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड्स होती है। तो हमने यहां पर अगर डीक्यू एलिमेंट काटा है, यहां पर अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल बाहर की तरफ आएगी, इधर, है कि नहीं। अब अगर बच्चों मुझे दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल पर है, और आप अच्छे से जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। अब दो कंपोनेंट्स बच्चों, एक तो कंपोनेंट आपका इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक कंपोनेंट आपका नीचे आएगा। मुझे बताओ ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। थीटा के साथ जो कंपोनेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डी कॉस थीटा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। थीटा के अगेंस्ट में जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, डी ए साइन थीटा, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सोचना, यहीं पे अब सारी थिंकिंग है। अब यहाँ पे थिंकिंग स्किल है, कैसे देखो जरा। मुझे एक बात बताओ, ये आपके सेमी सर्कल का मान लेते हैं मिड पॉइंट है, ठीक। अब मिड पॉइंट के इधर वाले जितने भी डीक्यू होंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो इधर की तरफ आएंगे, सारे के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया। उसके अलावा इधर आधे से इधर में अगर मैं डीक्यू काटूं, यहां पे मैंने डीक्यू काटा है तो सबके डी कॉस थीटा इधर आए, वही अगर मैंने यहां पे इस तरफ आधे सर्कल के इस तरफ अगर कोई डीक्यू काटा होता तो उन सब के जो डी कॉस थीटा होते हैं यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इधर की तरफ आता। इधर की तरफ आने की वजह से आधों का डी कॉस थीटा इधर होता, आधों का डी कॉस थीटा इधर होता, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल। लेकिन चाहे इधर वाले डी क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट हो, चाहे इधर वालों का डीक्यू का वर्टिकल कंपोनेंट है, वो बिल्कुल कहां आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा, सबका इधर की तरफ आएगा, है ना। क्योंकि देखो इधर थीटा बनाते तो इलेक्ट्रिक डी इधर आता तो डी कॉस थीटा उधर, डी साइन थीटा वापस नीचे, तो डी साइन थीटा तो सबके सेम डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन आधों के डी कॉस थीटा इधर और आधों के डी कॉस थीटा उधर होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। अच्छा अब आगे सुनो, सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि the horizontal component of small electric fields will cancel each other due to ऑपोजिट डायरेक्शंस, है ना। जितने भी सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो तो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एंड वर्टिकल कंपोनेंट जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड। तो हम क्या लिखेंगे, द वर्टिकल components of the small electric fields will get integrated, इकट्ठे होकर के एक बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे सेंटर पे, ठीक है। बस इतना अगर आपके समझ में आ गया, डायग्राम की कहानी अगर आपने समझ ली, तो हमारा आधे से ज्यादा काम तो बच्चों हो चुका है। ये रेडियस है तो आपको पता ही है ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। अब आ जाओ तो अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं ड्यू टू स्मॉल डी क्यू। तो आ जाओ देखते हैं क्या होगा। दैट एम्प्लॉइज जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीई होगा, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डीई साइन थीटा। क्लियर है सभी को। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तब तक आगे की बात करते हैं। अब आ जाओ, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, डीई इज इक्वल्स टू क्या होता है, के
डी क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है आर, स्मॉल एलिमेंट कितना है चार्ज का, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। here according to linear charge डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमने अभी अभी बात की थी लास्ट में, सीधा सीधा अब मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एक्स। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा डी एक्स। लेकिन अब दिक्कत है, क्यों, आपको पता है हम यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन डी की वैल्यू पुट कैसे करें, क्यों, यहाँ पर तो साइन थीटा है, मतलब इंटीग्रेशन थीटा की टर्म्स में होना चाहिए, हमें क्या मिल रहा है डी क्यू, काम यहाँ बनेगा नहीं, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए डी थीटा। तो अब आ जाओ देखें, एक और चीज आपको ध्यान रखना है जो कि आपका स्टार स्टेप है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आगे सब कुछ इजी है। वी नो दैट, ध्यान से देखना, वी नो दैट, हमें पता है कि एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। मुझे एक बात बताओ, जो आपका ये डी क्यू है उसके लिए एंगल कितना है, डी थीटा, छोटा सा एंगल कितना है, डी थीटा। तो यहां से डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क यानी कि डी एक्स, ये आपका आर्क डी एक्स अपॉन रेडियस कितना है आर। तो यहां से डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। दैट एम्प्लॉइज, यहां से आ जाओ, यहाँ पे डी एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ डी एक्स की जगह मैं इजिली रख सकता हूँ आर डी थीटा। क्या रख सकता हूँ, आर डी थीटा। तो आ जाओ, क्या मिलेगा हमें, डी क्यू इज इक्वल्स टू, यहां से हमें क्या मिला, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एक्स की जगह क्या पुट किया, आर डी थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, जरा ध्यान से देखो, यहां पे डी क्यू की जगह पुट कर रहे हैं, डी इज इक्वल्स टू के, डी क्यू की जगह क्या पुट किया, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन, नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास आर स्क्वायर है ना, एक आर से आप एक आर कैंसिल कर दोगे तो ये आ गई आपकी डी की फाइनल वैल्यू कितनी, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 4। बस आपको इतना समझ में आ गया तो बस खेल खत्म, अब हमें कुछ नहीं करना। इक्वेशन अब तो आपको वैसे भी दिख रहा होगा, हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कहां से कहां तक, 0 से ई तक, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी की जगह क्या पुट करूं, डी की जगह पुट करूंगा के लैम्डा डी क्यू अपॉन आर। तो के बाहर, लैम्डा बाहर, के बाहर, लैम्डा बाहर, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा, कहां गया, डी की जगह हमारा क्या बचा, चलो एक बार पूरा पुट करते हैं, आ जाओ। इंटीग्रेशन के अंदर डी की पूरी वैल्यू रख देते हैं, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, और वहां से ऊपर से क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या बाहर आएगा, पहले तो डी का इंटीग्रेशन कर दो, डी का इंटीग्रेशन आपका ई हो जाएगा 0 से ई तक। अब यहां से बाहर क्या आएगा, के बाहर, लैम्डा बाहर, नीचे से आर भी बाहर, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब इतने तो आप अच्छी तरीके से होशियार हो, लिमिट क्या लगाओगे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे पूरा घूम के आ जाओगे तो एंगल 180 डिग्री, 180 को रेडियंस में लिखते हैं पाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई। कहां से कहां तक लगा दोगे आप लिमिट, 0 से लेकर के पाई। अब कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन, और हमारा आंसर बस आने ही वाला है। देखो यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई माइनस 0, यहां से इज इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर, इधर से साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। ये हो गया आपका E इज इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर, माइनस को एक बार के लिए बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। अब कई बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो सबसे ज्यादा बच्चों को यही दिक्कत आती है कि सर cos 180 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाले। तो मैं एक बार आपको साइड में थोड़ा सा निकाल के बता देता हूं, फिर मैं हटा दूंगा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान। आप cos 180 को कैसे लिख सकते हो, cos 180 डिग्री को आप लिख सकते हो cos
cos 90 प्लस 90 डिग्री। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट आप करते हो तो रेशियो चेंज हो जाते हैं, और cos किस में चेंज होगा? ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। cos किस में चेंज होगा? साइन में। तो ये आपका क्या आ गया? sin 90 डिग्री। अब आपने sin 90 की वैल्यू होती है 1, लेकिन 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 आपने क्या किया है? 90 में ऐड किया है तो आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos होता है नेगेटिव, इसलिए आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? -1। तो हमें पता लग गया कि cos पाई की जो वैल्यू होती है, cos पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है? -1। तो आज पुट करो, E इज इक्वल्स टू यहां से कितना हो जाएगा? माइनस k लैम्डा अपॉन r। cos पाई -1 माइनस cos 0 भी क्या होता है? 1 होता है। तो E इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया? माइनस का k लैम्डा अपॉन r, यहां से आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। E आपका फाइनली कितना आ गया बच्चों? 2k लैम्डा अपॉन r। तो यही जो बच्चों है आपका फाइनल आंसर है। किसका? अगर आपको उसी रॉड को जो हमने पहले पढ़ा उसको किस शेप में बेंड कर लें? सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर लें। यूनिट आपको बताइए बच्चों, न्यूटन पर कूलम। अब देखो बच्चों, इसके दो केसेस और हैं, जिसमें एक में तो हम सेमी सर्कल का भी आधा करके क्वाड्रेंट लेंगे और फिर एक में हम आर्क लेंगे, है ना। तो दो केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इन दोनों डेरिवेशंस को, फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।